छठी शताब्दी के अंतिम दिनों में उत्तर भारत में बहुत से छोटे बड़े राज्य थे। इन्हीं में से एक था दिल्ली से थोड़ी सी दूर स्थानवीश्वर या थानेश्वर नाम का एक छोटा सा राज्य। वहां के राजा थे प्रभाकर वर्धन। उनकी रानी का नाम था यशोमती। उनके 3 बच्चे थे। बड़े राज्यवर्धन, उनसे छोटे हर्षवर्धन और सबसे छोटी राज्यश्री। तीनों में आपस में बड़ा प्यार था। बड़े होने पर राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ हो गया। एक बार राज्यवर्धन और हर्षवर्धन अपने राज्य के शत्रुओं हूणों का मुकाबला करने के लिए थानेश्वर से पश्चिम की ओर जा रहे थे। राज्यवर्धन सेना लेकर आगे बढ़ गए और हर्षवर्धन शिकार खेलते हुए कुछ पीछे रह गए। तभी उन्हें सूचना मिली कि उनके पिता प्रभाकर वर्धन बहुत बीमार हैं। ये समाचार पाते ही हर्ष फौरन राजधानी की तरफ लौट पड़े। 3 दिन तक बिना खाए पिए सफर करते हुए जब हर्ष राजधानी पहुंचे तो उनके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। हर्ष के पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मां सती हो गई। हर्ष, हर्ष। भैया, भैया हम अनाथ हो गए। माँ और पिताजी दोनों ही हमें छोड़कर चले गए। भैया, आए पिताजी, भैया, आपने क्या इसीलिए मुझे हूणों का सामना करने भेजा था कि मैं आपके अंतिम दर्शन भी न कर सकूं? और माँ भी हमें छोड़कर चली गई। भैया, भैया धीरज रखिए। अब तो आप ही हमारे बड़े हैं, हमारे राजा हैं। यदि राजा इस तरह धीरज खो देंगे तो हम प्रजाजनों का क्या होगा? भैया मत कहो मुझे राजा, मत कहो। मैं तो कभी राजा बनना ही नहीं चाहता था। मुझे इस अनावश्यक हिंसा और रक्तपात से घृणा थी। मैं तो भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना चाहता था, किंतु माँ और पिताजी को मेरी इस बात से दुख होगा, यही सोचकर मैंने आज तक कभी उनसे कुछ नहीं कहा। अब इस असहनीय दुख से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है मेरे भैया। भैया, मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? फिर राज्य का क्या होगा? राज्य का प्रबंध तुम करोगे, तुम राजा बनोगे। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? भला कभी ऐसा हुआ है कि बड़े भाई के होते हुए छोटा राजा बने? नहीं नहीं भैया, आप बड़े हैं, राज्य पर आप ही का अधिकार है। हाँ, मैं बड़ा हूं, राज्य पर मेरा अधिकार है। उसी अधिकार से मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम स्थानेश्वर के राजा बनो और मुझे अपने आराध्य देव तथागत बुद्ध की शरण में जाने दो। नहीं भैया, मैं आपके इस आदेश का पालन नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दे। महाराज राज्यवर्धन की जय हो। महाराज, कन्नौज से दूत आया है। कन्नौज से? अवश्य राज्यश्री का समाचार लाया होगा। जाओ, उसे शीघ्र यहाँ उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज। राज्यश्री को भी माता पिता का यह समाचार मिल गया होगा। महाराज की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार है? तुम्हारे महाराज गृहवर्मा कुशल से तो हैं, और हमारी प्रिय बहन राज्यश्री कैसी है? महाराज, मुझे बड़ा दुख है कि ऐसे कष्ट के समय मैं आपको और अधिक पीड़ा देने वाला समाचार लेकर आया हूं। क्या? मेरा हृदय बैठा जा रहा है। दूत, जल्दी कहो, क्या बात है? महाराज, बोलो 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 दूत, क्या हुआ? कुमार मालव नरेश देवगुप्त ने महाराज गृहवर्मा की हत्या कर दी। क्या कह रहे हो तुम? यही नहीं कुमार हर्ष, उस दुष्ट ने महारानी राज्यश्री देवी को कन्नौज में बंदी बनाकर रखा है। उस अधम ने यह मान लिया कि राज्यश्री कोई निराश्रिता निस्सहाय अबला है। उसके माता पिता नहीं रहे तो क्या, उसके भाई अभी जीते हैं। हमारे रहते कोई हमारी बहन का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे कोई है? आज्ञा देव।
जाओ, मेरे साथ आए हुए लोगों में से सेनापति भंडी को शीघ्र यहां उपस्थित करो। जो आज्ञा। और सुनो, सैनिकों से कह दो कि वो तैयार रहें। हम अभी कन्नौज के लिए कूच करेंगे। जो आज्ञा देव। दूत, तुम थक गए होगे, जाओ विश्राम करो। महाराज। हर्ष, जी भैया। तुमने सुना हर्ष? हमारी राज्यश्री बंदी गृह में है। मेरे लिए एक एक क्षण भारी हो रहा है मेरे भाई। मैं अभी इसी समय कन्नौज के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरे लौटने तक यहां का दायित्व तुम पर है। भैया, यदि आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। नहीं हर्ष, पिताजी नहीं रहे। पश्चिम में हूणों का डर बना हुआ है। राजधानी में हम दोनों में से एक का होना आवश्यक है। तुम यहीं रहो। देवगुप्त को दंड देना मेरा काम है। ठीक है, जैसा आप उचित समझें। लेकिन थानेश्वर के राज्य परिवार पर आई विपत्तियों का अंत यही नहीं हुआ। राज्यवर्धन ने मालवा के राजा देवगुप्त को तो आसानी से परास्त कर दिया, पर उसके मित्र गौड़ देश के राजा शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को अपने शिविर में बुलाकर मार डाला। उधर इस गड़बड़ी में राज्यश्री बंदीगृह से भाग निकली और विंध्य के जंगलों में भटकने लगी। दुखों से घबराकर वो आत्महत्या करने जा रही थी कि तभी हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से उसे खोज निकाला। भाई बहन मिलकर बहुत रोए, लेकिन फिर हर्षवर्धन ने अपने आप को संभाला। पिता और भाई की मृत्यु के बाद वही थानेश्वर के राजा थे। उधर ग्रहवर्मा के निस्संतान होने के कारण कन्नौज के राज्य की उत्तराधिकारिणी हर्ष की बहन राज्यश्री थी। हर्ष ने बड़े धैर्य और साहस से दोनों राज्यों का प्रबंध संभाला। शासन की सुविधा के लिए उन्होंने कन्नौज को ही अपनी राजधानी बनाया। धीरे-धीरे उत्तर भारत के अनेक राजाओं को जीतकर उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सम्राट हर्षवर्धन बराबर अपने साम्राज्य में दौरे करते रहते थे। इससे एक तो प्रजा को अपने राजा को निकट से देखने सुनने का अवसर मिलता था, दूसरे राजा भी अपनी प्रजा के दुख दर्द को स्वयं देख सकते थे। प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था में ये एक नया प्रयोग था। बहुत से छोटे-मोटे न्यायिक मामले भी इन यात्राओं के दौरान निपटा दिए जाते थे। विद्वानों और जरूरतमंदों को राजकीय सहायता भी दी जाती थी। इन शिविरों या स्कंधावारों से जारी किए गए कई ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। सम्राट की एक ऐसी ही यात्रा के दौरान उनकी भेंट सुप्रसिद्ध चीनी यात्री वेन्त्सांग से हुई। वेन्त्सांग ने अपने यात्रा संस्मरणों में इस पहली भेंट का विवरण दिया है। मैं उन दिनों कामरूप के राजा भास्कर वर्मा का मेहमान था। सम्राट हर्ष उड़ीसा की विजय से लौटते हुए काजंगल में ठहरे हुए थे। मुझे भारत आए कई वर्ष हो गए थे। सम्राट मेरे विषय में काफी कुछ सुन चुके थे और मुझसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने भास्कर वर्मा के पास अपना दूत भेजा। श्रीमान कामरूप नरेश भास्कर वर्मा, सुना है प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध विद्वान श्री वेन्त्सांग आजकल आपकी राजधानी में है। हम उनके दर्शनों का लाभ उठाना चाहते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि उन्हें तत्काल हमारे जय स्कंधवार में भेजने की व्यवस्था की जाए। ऐसा है तो अपने सम्राट से जाकर कह दो कि वे स्वयं ही यहां आकर श्री वेन्त्सांग के दर्शन करें।
तो क्या आपका यही उत्तर है? नहीं, मेरी ओर से कन्नौज नरेश से कह देना कि पहले भास्कर वर्मा अपना सिर कटाकर भेजेगा, तब आचार्य ह्वेनसांग को यहां से जाने देगा। सम्राट हर्ष ने यह सुना तो क्रोधित होकर एक छोटा सा संदेश भेजा। सम्राट हर्ष की ओर से कामरूप नरेश के नाम संदेश है कि इसी दूत के हाथों अपना सिर काट कर भेज दें। अरे नहीं नहीं दूत, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो हंसी की थी। सम्राट को अप्रसन्न करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। कल ही मैं और आचार्य ह्वेनसांग सम्राट के दर्शनों के लिए चलेंगे। इसके बाद ह्वेनसांग और हर्ष का परिचय हुआ और परिचय प्रगाढ़ मैत्री में बदल गया। ह्वेनसांग हर्ष के स्वभाव, व्यवहार और उनकी विनम्रता तथा सौजन्य से बहुत प्रभावित हुआ। उसने लिखा है कि सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वे हर 5वें वर्ष बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन करते थे और अपनी और राज्य की सारी संपत्ति दान कर देते थे। ह्वेनसांग ने ऐसे 2 समारोहों का वर्णन किया है जो प्रयाग और कन्नौज में हुए थे। कन्नौज की बौद्ध महासभा में सभी धार्मिक मतों के चिंतकों, विचारकों को आमंत्रित किया गया था। बहुत से राजा महाराजा भी बुलाए गए थे। ह्वेनसांग भी विशेष रूप से आमंत्रित थे। इस अवसर पर सम्राट की बहन राज्यश्री भी उपस्थित थी। चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी। भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसके सामने हर्षवर्धन ने अपनी सारी संपत्ति का दान कर दिया था। स्वयं बौद्ध मत के होते हुए भी हर्षवर्धन सभी धर्मों का आदर करते थे। वैदिक परंपरा के विद्वानों को भूमि दान दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं। हर्ष के दरबार में विद्वानों और कवियों का बड़ा सम्मान था। संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि बाणभट्ट और मयूर उनके दरबार में रहते थे। हर्ष स्वयं भी अच्छे कवि थे। उनके लिखे तीनों नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदम को संस्कृत साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता के जीवन पर हर्षचरितम नामक काव्य लिखकर उन्हें अमर कर दिया और उधर ह्वेनसांग के यात्रा विवरणों के साथ हर्षवर्धन की कीर्ति भारत से चीन तक फैल गई।